दे दिया था अमेरिका जाके, अब ईरान उस पर ताना कस रहा है। मेक अमेरिकन कॉफिन इंडस्ट्री ग्रेट अगेन। इस तरह से यह साइकोलॉजिकल वॉर खेल रहा है ईरान, जिसके सामने साफ तौर पर आप उस डर को महसूस कर सकते हैं, और इसका जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है, डोनाल्ड ट्रंप, जो कहीं ना कहीं नेतन्याहू के इस पर्सनल वॉर में शामिल हो गए हैं और बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिकों को खतरे में डाल दिया है। इसलिए वो मायूसी आप साफ तौर पर चेहरों पर देख रहे हैं। और जहां तक ईरान की बात है, ईरान लगातार हमले कर रहा है, और मैं आपके सामने दो बड़े हमलों की बात करना चाहता हूं दोस्तों। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यह है कुवैत का कैंप ब्योरिंग। यह एक अमेरिकी बेस है, और इजिप्ट इंटेल ऑब्जर्वर के मुताबिक इसे एक हमले में ईरान ने तबाह कर दिया है। द यूएस आर्मीज में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने इसे लेकर जो कहा, अब उसे भी नोट कर लीजिए। कहा कि 28 मार्च का प्रदर्शन ट्रम्प डिरेंजमेंट थेरेपी सेशंस के समान था। मतलब इन प्रदर्शनों से राष्ट्रपति का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर आप सड़क पर उतरकर अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। प्रवक्ता का कहना है कि जिन लोगों को ट्रंप में भूत दिखाई देता है, जो ट्रंप से ऑब्सेस्ड हैं, हर समय उनके विरोध में रहते हैं, उन लोगों के लिए नो किंग्स का प्रदर्शन थेरेपी सेशन है और कुछ नहीं। प्रदर्शन करने वाले को ही बीमार बताया जा रहा है, जबकि उसमें ट्रंप को वोट देने वाले भी शामिल हैं। एक बार पावर मिल जाए तो अपने वोटर और समर्थक को भी दुत्कार दिया जाता है, और यह दुनिया भर में होता है। दुनिया भर में पावर का पूरा ढांचा बदल गया। चुनाव के बाद पब्लिक की औकात बची नहीं, संस्थाएं भी पब्लिक का साथ नहीं देती। अगर अमेरिकी सैनिक वाकई जमीन पर उतरते हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा? ईरान उसका क्या जवाब देगा? ईरान के पास क्या ताकत है? क्या है अमेरिकी ताकत? अब वही बात मैं बहुत ही सरल अंदाज में आपके सामने पेश करना चाहूंगा, क्योंकि यह अपने आप में बहुत अहम खबर है। गौर फरमाएं, अगर ईरान के साथ ग्राउंड वॉर होता है तो एक साथ कई फ्रंट्स पर लड़ा जाएगा। सिर्फ ईरान के अंदर नहीं, बल्कि ईरान, खाड़ी, लेवेंट और रेड सी तक। अब मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं दोस्तों कि कितने मोर्चों पर यह युद्ध लड़ा जाएगा, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रंप ने अपने सैनिकों को फंसा दिया है। गौर फरमाएं, ईरान के अंदर आसपास संभावित युद्ध के इलाके कौन कौन से हैं? नंबर 1, पश्चिमी ईरान, इराक बॉर्डर, जो कि किरमानशाह और खुजेसिस्तान है। अमेरिका को बड़े स्तर पर हमला करने के लिए इराक और कुवैत से एंट्री लेनी पड़ेगी। यहां पहाड़ी इलाके, तेल और नदी वाले इलाके हैं, जो ईरान के लिए डिफेंस और घात लगाकर हमले और ईरान जंग लड़ रहे हैं। बाकी ये 3 को वहां जमा कर लिया उन्होंने पाकिस्तान के पास। सो ही 2-3 सिग्नल कर रहा है। एक सिग्नल वो कर रहा है ईरान को कि मैं एक शिया नेटो, सुन्नी नेटो बना रहा हूं। ये देख लें, सारे सुन्नी मेजॉरिटी मुल्क हैं, तो मैं एक सुन्नी नेटो की तरफ मूव हो सकता हूं। अगर अमेरिका छोड़ के भी चले गया तो ये मुल्क हमारी हिफाजत के लिए है। दूसरी चीज ये है कि वो अमेरिका को सिग्नल कर रहा है कि भाई अगर तुम रिलायबल नहीं हो तो मैं पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला में आ गया, कि पाकिस्तान का सऊदी अरब बता रहा है। हाँ, सो दैट इज अ सिग्नल ही इज गिविंग। तो ये मल्टीपल सिग्नल्स वो दे रहे हैं। बट अगर आप देखें उसमें से द ओनली कॉन्क्रीट चीज जो निकली है उसमें से वो ये है कि उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान में होना चाहिए नेगोशिएशंस। ये चारों ने एग्री किया, लेकिन उन्होंने हॉर्मुज के बारे में कोई बयान नहीं निकला। और फिर ईरान की जो दूसरे डिमांड्स है उसके ताल्लुक से नहीं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम। भाई ईरान में भी तो जनता परेशान होगी, हलकान होगी, मौतें हो रही है, तो उन्हें भी तो लग रहा है होगा कि जंग किसी ढंग से खत्म हो। आकिब जैदी साहब, देखिए आप सही कह रहे हैं, यहाँ की जनता चाह रही है कि जंग किसी ढंग से खत्म हो, लेकिन वो ढंग भी उसने तय कर लिया है। वो ढंग है मुकम्मल जीत के साथ। मुकम्मल जीत यानी एंड ऑफ द वॉर, नॉट पॉज इन द वॉर। उसने ये ढंग भी अपने तौर पर तय कर लिया, और उसको पता है इसके लिए उसको कुछ कीमत भी अदा करनी पड़ेगी, जो कर रहे हैं। देखिए 2000 से ज्यादा मौतें, यहाँ शहादतें हो चुकी हैं, ये बिल्कुल सही है। और अब मेरा अनुमान है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ये फिगर आया था, सरकार ने ये फिगर रिलीज किया था कि 92,000 सिविलियन जो एसेट्स हैं
चाहे वो कोई फ्लैट हो, कोई दुकान हो, कोई कुछ भी हो या अस्पताल हो, जो भी जो सिविलियन है, छोटे-बड़े मिला के वो डैमेज भी हुए। अब वो फिगर जो है वो 1 लाख के आस-पास हो गया या क्रॉस भी शायद कर चुका हो 1 लाख को। तो ये यहाँ पर है, लेकिन मटीरियल नुकसान की है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल और आइडियोलॉजिकल नुकसान नहीं, वो तो सिर्फ़ फ़ायदा ही फ़ायदा इस जंग में हो रहा है। लेकिन चलो मैं मानता हूँ, ज़ाहिर-सी बात है मटीरियल और मादी एतबार से तो नुकसान हो रहा है। तो ईरान के लिए ये मटीरियल डिस्ट्रक्शन से रिकवर करना, ये कोई नई बात नहीं है। वो 8 साल की जंग हो या 40 नहीं साल के मतलब फिर सैंक्शन 10 को लगेंगे ना, फिर 10 को लगे, मेरा ये कहना फिर 10 को लगेंगे ईरान को रिकवर करके वापस वहीं लौटने में जहां 28 फरवरी के पहले ईरान था। तो इसके लिए इसका मतलब ईरानी तैयार हैं। पता नहीं मुझे कितना टाइम लगेगा और शायद 10 लगे, शायद 5 लगे, 15 लगे। मुझे इससे इतना महत्वपूर्ण नहीं कि कितने साल लगेंगे। ईरानी लेकिन पलटेंगे तो वहाँ नहीं पलटेंगे जहाँ 28 फरवरी था। ये उससे बहुत आगे जाने जाएँगे और इरादा भी उनका ये है और हालात भी यही दिखा रहे हैं कि हत्ता आर्थिक एतबार से भई यहाँ पर एक जो मुश्किल थी, वो आर्थिक एक मुश्किल थी एक हद तक। ये भी मैं स्पष्ट कर दूँ कि जो कहते हैं इकोनॉमी का प्रॉब्लम था, लेकिन इकोनॉमी के हर चाइना सऊदी अरेबिया के करीब है और चाइना ईरान के भी करीब। तो और आप देख लीजिए इस चीज को, रशिया जो है उसने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है कि टर्की और ईरान में बातचीत हो। उनके फॉरेन मिनिस्टर्स अभी उनकी जनवरी फरवरी तक बात होती रही, बल्कि जंग शुरू होने के बाद अभी 1 हफ्ते पहले हर हफ्ते वो बात करते हैं। टर्की और ईरान, टर्की और ईरान, उनके विदेश मंत्री। तो इसलिए जब वो हर हफ्ते बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक अंडरस्टैंडिंग है। और ईरान ब्रीफ करता है टर्की को कि क्या क्या हो रहा है वॉर फ्रंट पे, और शायद और टर्की ये भी उसके बात हिसाब सही से है बयान देता है। कि इजराइल ने कोई मिसाइल मारी थी कुर्दों की तरफ से टर्की पे, और ये कहा जा रहा था कि ईरान ने जो है वो टर्की पर हमला कर दिया। तब शायद ईरान का बयान आया था कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम टर्की के साथ हैं, कोई मिसाइल हमने टर्की पे नहीं मारी है। बिल्कुल ऐसा बयान आया था ईरान का, और टर्की ने उसको एक्सेप्ट किया था, और टर्की ने कहा था कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हम समझते हैं। और मैं तो कहूँगा कि आप ही की आवाज़ है जो मेरे ज़रिए आप तक पहुँच रही। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए, जानने वालों से कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और कोशिश करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करिए, अगर ठीक लगा तो भी कमेंट करिए, और मुझे आइडिया भी दीजिए कि आगे किस तरह की वीडियो मैं करता रहूँ आपके लिए। अमरीश जी, ये जो टर्की का बयान आया है जिसमें उनके राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अगर कुर्द इन्होंने हमला किया ईरान पर तो फिर हम ईरान के साथ खड़े होंगे, हम भी इस जंग के मैदान में उतरेंगे। अब यमन में हूती के बाद ये तुर्की का जो बयान है कितना बड़ा बयान है समर्थन में ईरान के इस जंग में। दीपक ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात बहुत है। ही बड़ी जी। अब आप सोचिए, तुर्की पहला सुन्नी मुल्क है जिसने डिक्लेयर किया है कि वो ईरान के साथ खड़ा है, और इसके पहले हिजबुल्लाह शिया, हूती भी जैदी शिया हैं, और इराक में जो जी हाँ, जो रसिया ने क्यूबा के लिए अपने बैरल ऑयल भेजा था, वो रसिया का ऑयल क्यूबा में पहुंच गया है। जाहिर सी बात है भाई, रसिया को कौन रोक सकता है। और जब ट्रम्प से इस बारे में बात हुई कि जो क्यूबा में जो रसिया है वो भेज रहा है तेल, आप इसको किस तरह देखते हो, तो पता है आप उन्होंने क्या कहा ट्रम्प ने? तो ट्रम्प ने कहा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसे पता है वो या ईरान में फंसा हुआ है, ईरान को टैकल नहीं कर पाया, और इसमें अगर वो गलती से एक कदम यहाँ पर गलत लेता है और रशिया की जो वॉरशिप है उनको अटैक करता है, तो कहीं ना कहीं तीसरा वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। और तीसरा वर्ल्ड वॉर हो गया तो आपको पता है कि दुनिया 2 गुटों में बट जाएगी, और इस गुट में भारत कहाँ खड़ा होगा। अगर ये होता है दोस्तों, तो पीक डिप्लोमेसी यही कहती है कि भारत को रशिया के साथ खड़ा होना चाहिए। ये टेस्ट होगा भारत का। कैसे टेस्ट होगा? 1971 में पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी, अकेला रूस भारत के खेमे में खड़ा था। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो भारत को भी ये अपनी झाटू डिप्लोमेसी कि हम बैलेंस बनाने वाली डिप्लोमेसी से बाहर निकल कर रसिया के खेमे में
खड़ा हो जाना चाहिए। यही मैं आपको बताता हूँ, तभी आप उनका जो कर्ज है वो उतार सकोगे। तभी आपके प्रति, रशिया के प्रति आपकी जो मित्रता है वो एक तरफा मित्रता नहीं होती। रशिया हर बार आपको बचाता है वीटो पावर से, तो आपको भी ये डिप्लोमेसी यूज करनी होगी। आज ईरान और इजराइल बुरे हालात हैं, और आप चैनल को